ये थे वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब, जिन्होंने 3 रोज पहले अमरीकी शहर लास वेगस में होने वाले एक अहम तकरीब में हुकूमती सतह पर बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का ऐलान किया था। इस ऐलान की अहम बात यह है कि बिलाल बिन साकिब ने यह ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए उस तकरीब में किया जिसमें अमरीका के नायब सदर JD वेंस और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर मौजूद थे। बिलाल बिन साकिब बिटकॉइन वेगस 2025 कॉन्फ्रेंस से खिताब में बताया कि पाकिस्तान ने एक कौमी बिटकॉइन वॉलेट कायम कर दिया है जिसमें वो डिजिटल असासे मौजूद हैं जो पहले ही रियासत की तहवील में है। उन्होंने वाजे किया कि ना तो ये असासे बराए फरोख्त हैं और ना ही स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल होंगे, बल्कि खुद मुख्तार जखीरे के तौर पर मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब के इस ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में क्रिप्टो करेंसी के मुस्तकबिल, इसके फ़वाइद और नुकसानात और खदशात को लेकर एक अहम बहस ने जन्म लिया है। ये बहस इसलिए भी अहम है क्योंकि 2018 में स्टेट बैंक की जानिब से क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाई गई थी और इसके बाद से मुतअद्दिद बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अवाम को क्रिप्टो के इस्तेमाल से खबरदार करता रहा है। मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने क्रिप्टो कॉइन के ऐलान और ट्रंप के करीबी लोगों के क्रिप्टो करेंसी में बढ़ती दिलचस्पी के बाद पिछले कुछ माह के दौरान पाकिस्तान में भी इस हवाले से गैर मामूली इकदाम सामने आए हैं। वफाकी हुकूमत ने 14 मार्च को नेशनल क्रिप्टो काउंसिल का ऐलान किया। बिलाल बिन साकिब को वजीर खजाना के चीफ एडवाइजर बराए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल मुकर्रर किया गया और बाद में उन्हें काउंसिल का CEO और वजीर आजम का मुआविन खसूसी भी बना दिया गया। जबकि कुछ रोज पहले वजारत तवानाई ने क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का भी ऐलान किया और 3 रोज पहले बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान के पहले हुकूमती बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का ऐलान किया। लेकिन अहम बात यह है कि तमाम इकदाम इस वक्त लिए गए हैं कि जब अभी तक मुल्क में क्रिप्टो पर पाबंदी आए थे। 2 रोज पहले एक दिलचस्प मामला उस वक्त सामने आया जब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में शुरा के खदशात और सवालात पर सेक्रेटरी खजाना की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी है। इसी इजलास में स्टेट बैंक के अफसरान ने कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ सिल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी करार दिया है और वो भी अब अपने फैसले को वापस ले रहे हैं। मगर इस इजलास के अगले ही रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस इजलास से मुतालिक वजारती बयान जारी किया कि स्टेट बैंक ने 2018 में बैंकों, रेगुलेटेड इदारों, मनी इंस्टीट्यूशन समेत दीगर इदारों और कंपनियों को वर्चुअल असासाजात की लेन देन से गुरेज की हिदायत की थी। मगर यह हिदायत इसलिए नहीं दी गई थी कि वर्चुअल असासाजात को मुल्क में गैर कानूनी करार दिया है, बल्कि इसकी वजह यह थी कि इन असासाजात के लिए कोई कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था। यानी कायमा कमेटी के इस इजलास के बाद क्रिप्टो को लेकर हुकूमती इक़दाम से मुतालिक जो खदशात सामने आए थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसे दूर करने की कोशिश की। मगर अब कल ही ये खबर भी सामने आ गई कि हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का जो फैसला किया है, इस पर IMF ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से वजाहत तलब कर ली है। जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत मुख्तसर अरसे में इतने गैर मामूली फैसले कैसे कर रही है। क्या हुकूमत वाकई बिटकॉइन को कौमी ज़खायर का हिस्सा बनाने में संजीदा है और क्या वाकई इस फैसले से मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा या ये सिर्फ सिफारती लेवरेज हासिल करने की कोशिश है। इन तमाम खदशात और सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुआविन खसूसी और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो के हवाले से पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान में देखा जा रहा है, कुछ इकदाम भी लिए गए हैं। एग्जैक्टली बताइएगा कि इस वक्त क्रिप्टो पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, और फिर आगे चल के बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है क्रिप्टो पे पाकिस्तान में। आपको जिस तरह पता है कि एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी हुई है जो देख रही है कि पाकिस्तान में रेगुलेशंस को किस तरह लेके आना है, और ये जो हमारी यूथ है जिसने क्रिप्टो को अडॉप्ट किया हुआ है, वो पॉलिसीज़, वो फ्रेमवर्क्स किस तरह निकलेंगे जिससे मुल्क का भी फ़ायदा हो और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। राइट। और यूथ में ऑब्वियसली एक तबका है जो कि जानता है कि क्रिप्टो क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग शायद ये ना जानते हों कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है क्या, फ़र्क क्या होता है एक पेपर करेंसी में और डिजिटल करेंसी में। तो उनके लिए ज़रा बताना चाहेंगे कि क्या होती है क्रिप्टो करेंसी और ये कैसे वजूद में आती है। देखिए जी, इंटरनेट ने हर चीज़ को बदल दिया। जिस तरह हम देखते हैं, जिस तरह हम शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ को बदल दिया। जो लेकिन पैसा था ना, पैसे का कॉन्सेप्ट, उसको इंटरनेट ने नहीं बदला था, जिसको आके बिटकॉइन ने बदला। और ये समझिए कि डिजिटल मनी है, ये इंटरनेट मनी है जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते, जो डिसेंट्रलाइज्ड है।
जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, और जिससे आप एक्सेस दे सकते हैं लोगों को। जिस तरह आप हर जगह पाकिस्तान में ब्रांच नहीं खोल सकते किसी बैंक की, लेकिन आप डिजिटल वॉलेट्स बना सकते हैं अपने फ़ोन को यूज़ करके, और पूरी दुनिया इसको इम्ब्रेस कर रही है। और अगर आप स्पेशली यूएसए को देखें, तो वो अगर किसी चीज़ पर पॉलिसी बनाना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वाकई एक नेशनल इंटरेस्ट है। सही। तो और उसी को जी जी। जी जी, और पेपर करेंसी के हवाले से तो कहते हैं ना, क्योंकि उसके लेने देने वाले बहुत लोग हैं, एक लिक्विड एसेट है, इसलिए उसकी एक रियल, क्या क्रिप्टो में भी ऐसा ही है? जी बिल्कुल, क्रिप्टो में भी ऐसा होता है। कुछ करेंसीज होती हैं जो एसेट बैक्ड होती हैं, कुछ स्टेबल कॉइन्स होते हैं अगेन, जिनको आप बैक किया जा सकता है। और एक और बात जो अक्सर क्रिप्टो के हिसाब से यूज़ की जाती है कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जा करता है, और ये बड़ी गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। देखिए, क्रिप्टो जो है वो 0.024% ग्लोबली यूज़ होता है गलत एक्टिविटीज़ के लिए, जबकि 2 to 4% ग्लोबली अभी भी हर चीज़ जो है वो कैश से यूज़ होती है। क्योंकि क्रिप्टो जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रेसेबल है, बट कैश नहीं होता। तो क्रिप्टो की बहुत ज़्यादा बैड पीआर है, लोगों को इतनी समझ नहीं है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इससे इंगेज नहीं करते, जबकि जो जेन जी है और जो यंग लोग हैं वो क्योंकि ज़्यादा डिजिटली नेटिव हैं, वो टेक्नोलॉजी ज़रा ज़्यादा समझते हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा गैप है इंफॉर्मेशन का भी और एजुकेशन का भी। आप कह रहे हैं कि जो पेपर करेंसी है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एज कंपेयर टू जो क्रिप्टो करेंसी है। ये इसके बावजूद है कि बहुत सारे ममालिक में कोई रेगुलेशंस या फ्रेमवर्क नहीं है इसको लेकर, क्रिप्टो को लेकर। जी बिल्कुल, मैं ये यूएन की रिपोर्ट है कि 2 to 4% जो है ग्लोबली, जितना ये मनी लॉन्ड्रिंग ये कैश पे होती है, क्रिप्टो तो एक बहुत छोटा उसका पार्ट है। इसको सिर्फ बैड पीआर है। और जब आप रेगुलेशन की बात करते हैं जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक पूरी नेशनल स्ट्रेटजी, उनका एक जीनियस एक्ट है जो सारा है ही स्टेबल कॉइन्स के इर्द गिर्द के, स्टेबल कॉइन्स को यूज़ करके क्रिप्टो की इनोवेशन को और उनकी इकोनॉमी को और फ्लरिश किस तरह किया जा सकता है। आप बात करते हैं रेगुलेशन की, यूएई को देख लें, वो इतना दूर नहीं है। उन्होंने एक पूरा वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, और उनकी इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा जीडीपी ऐड हुई है, इतनी ज़्यादा जॉब्स ऐड हुई हैं, इतने ज़्यादा बाहर से लोग आए हैं वहाँ पे करने के लिए। वो एक बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए मॉडल है। आप अल साल्वाडोर जैसी मुल्क को देखें, एक छोटी सी बड़ी ममालिक है, उसने किस तरह कुछ स्ट्रेटजीज को यूज़ करके अपने फॉरेन रिजर्व्स बनाए हैं। भूटान की बात करें, भूटान का 30% जीडीपी बिटकॉइन माइनिंग से आता है। इथोपिया ने पिछले साल $2 बिलियन अपनी ट्रेजरी में ऐड किया है। तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कुछ कॉरिडोर्स में, जहाँ पे हम इस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे। अगर दुनिया सिंगापुर को आप देख ले, सिंगापुर ने एक बड़ा ज़बरदस्त रेगुलेटरी रजीम बनाई है, वहाँ पे क्रिप्टो फ्लरिश कर रही है। इंडिया ने हमसे आज से 7 साल पहले 4 साल पहले अपना नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी को पब्लिश किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कि हमने प्रोग्रेस बहुत जल्दी की है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताऊँ, एक बड़ी दिलचस्प डिबेट चली और शायद आपने भी सुनी होगी, क्योंकि हम एक 180 डिग्री का शिफ्ट लेंगे, क्योंकि 2018 से स्टेट बैंक ने इसको जो है पाबंदी लगाई है क्रिप्टो खरीदने पे, लेकिन अब हमने क्रिप्टो काउंसिल भी बना ली है और हम इस पे आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए लोगों के जहन में सवाल ये है कि क्या ये कोई इकोनॉमिक और बिजनेस प्लान है, या इकोनॉमिक और बिजनेस बेनिफिट इससे हम हासिल करेंगे, या ये जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, या हम इसको एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से करीब होने के लिए। ये इस वक्त बहस यहां पर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? डिप्लोमेटिक टूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, या इसके वाकई इकोनॉमिक बेनिफिट्स है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पूरी दुनिया में अगर ये अडॉप्ट की जा रही है, जितनी कंट्रीज जो इनोवेटिव हैं, जो टेक सेविंग हैं, जिनकी जीडीपी हमसे बेहतर है, अगर वो कर रही हैं तो वो इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कर रही हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। हम $36 बिलियन हमें रेमिटेंसेस पे आता है। वो जब आता है उस पर 5 से 6% फीस लगती है, टाइम लगता है। अगर वो सब कुछ स्टेबल कॉइन्स अगर आप ब्लॉकचेन की रेल्स पे लेके आना शुरू कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में है। जो लोग हैं जो वहाँ से पैसे भेज रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए सेविंग्स हैं। उसके अलावा आप जब इसको रेगुलेट करेंगे, इसको ना रेगुलेट करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। रेगुलेट करेंगे तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पास विजिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी कि कितने लोग हैं, वहाँ से टैक्स कलेक्शन की आसानी हो सकती है। हमारा बिजली का एक मसला है, हम आपको पता है कि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको यूज़ करके हम माइनिंग की तरफ जा सकते हैं, जिससे हम
फॉरेन रिजर्व्स इकट्ठे कर सकते हैं, हम डॉलर में बिजली बेच सकते हैं, और इसकी वजह से हम एआई डेटा सेंटर्स की तरफ भी जा सकते हैं। हमारी यूथ, हम 50,000 आईटी ग्रेजुएट हर साल ग्रेजुएट होते हैं, और आपको पता है एआई कितनी जल्द कितनी तेज़ी से फ्लरिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए एआई के लिए, अगर हमने अपने यूथ को अपस्किल नहीं किया, जिसको हम कहते हैं ये यूथ ऑफ द वर्ल्ड है, ये हमारा एसेट है, अगर हमने इसको ट्रेन नहीं किया, इसके लिए राइट अपॉर्चुनिटीज़, राइट पॉलिसीज़ नहीं लेके आए, तो ये एसेट लाइबिलिटी में बदल जाएगा। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम वो नए मॉडल्स देखें, वो नई टेक्नोलॉजीज़ देखें, जो वो मुल्क जो हमसे बहुत बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, वो क्या पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, सही। उनको हम इस एज में लाके पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करें। से अब बिलाल साहब मुझे जरा ये समझाइएगा कि हम एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने वेगस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान अपना बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाह रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अगर रिजर्व्स गोल्ड और डॉलर्स में है तो उसका कुछ कंपोनेंट अब हम पार्क करेंगे बिटकॉइन में जो बाहर से हम खरीदेंगे? क्योंकि दूसरी जगह आपने फिर ये भी कहा है कि पाकिस्तान में हम चाहते हैं बिटकॉइन माइनिंग हो, एआई डेटा सेंटर्स बने, तो क्या हम अपने बिटकॉइंस बना के उस रिजर्व में रखेंगे या दुनिया में जैसे ट्रेडिंग होती है बिटकॉइन की वो करेंगे? एग्जैक्टली क्या करेंगे हम? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो हम कोई पैसे खर्च करके बिटकॉइन नहीं खरीदने लगे। पहले तो मैं ये सारे जो कंसर्न्स हैं और ये जो सारी स्पेकुलेशन चल रही, नहीं, यूएसए ने भी अपना जो बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं, वो इनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कुछ बिटकॉइन कॉन्फिस्केट किया हुआ था, जिसको वो अब अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व डिक्लेयर करके उसको रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं और एसेट। तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भी कुछ बिटकॉइंस कॉन्फिस्केट किए हुए हैं, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे और उनको हम एक बिटकॉइन नेशनल वॉलेट बना के उसमें डाल देंगे। फिर जब माइनिंग शुरू होगी तो जो हमारी पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, वहाँ से जो हुकूमत अर्न करेगी बिजली देने पे बिटकॉइन, वो उसी वॉलेट में आके करेंगे। तो ये हम कोई एक्सपेंस नहीं कराना चाह रहे, और इसके अलावा हम कुछ डोनेशंस भी इकट्ठी कर रहे हैं, और जल्द आप देखेंगे कि हमारे वॉलेट में दुनिया से डोनेशंस आएंगी, क्योंकि लोग सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान को। लोगों का बड़ा बिलीफ है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से एम्ब्रेस करेगा, और हम जिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं वो एक फैटफ कंप्लाइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए अपना लोहा मनवाने के लिए पूरी दुनिया में। अगर आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है टेक की स्पेस में, क्योंकि हमने एक इंटेंशन शो कराई है इस सारी अनाउंसमेंट के साथ। और जितनी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो ग्लोबल साउथ में हैं, वो मतलब बांग्लादेश हो गया, मैं मलेशिया गया हुआ था, मैं आपको बता सकता हूँ कि 6 और मुल्क हैं जिन्होंने हमें रीच आउट कर लिया कि आपने इसमें एक स्टांस लिया है, आप हम एडवांस्ड हैं, क्या आप आके हमें हेल्प कर सकते हैं? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि हम अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्सपोर्ट करें। लेकिन मुझे इसमें ये बताइएगा कि जब आप कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो बिटकॉइंस जब्त किए हुए हैं वो हम इसमें शामिल कर सकते हैं, माइनिंग करके हम बिटकॉइन इस रिजर्व में शामिल कर सकते हैं, तो आर वी सेइंग कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट इनटू बिजनेस ऑफ माइनिंग बिटकॉइंस? देखिए, गवर्नमेंट इज वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अपने काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स। हमारे लिए तो लाइबिलिटी है इस वक्त बिजली का मसला। हम तो कैपेसिटी चार्जेस देते हैं, हम जो एक एक्सपेंस है उसको एक एसेट में बदलना चाह रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में। राइट। अच्छा, इस हवाले से भी क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज में भी सुना है हम कि कोई जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हमारी बिजली है उस पर हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, वो यूटिलाइज नहीं हो रही, ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। सही है। हम तो बाकी दुनिया की बड़ी कंपनीज को जो ऑलरेडी भूटान में माइनिंग कर रही हैं, इथियोपिया में माइनिंग कर रही हैं, यूएसए में माइनिंग कर रही हैं, यूएई में माइनिंग कर रही हैं, अगर वहां पे माइनिंग हो रही है तो वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम तो सिर्फ बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें 2-3 चीजें, एक तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे 11-12 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, उनको हम कन्वर्ट नहीं करने जा रहे बिटकॉइन में, क्योंकि लोगों के ये भी खदशात है इतने कम रिजर्व्स हैं, एक हाईली वॉलेटाइल हम करेंसी में क्यों जा रहे हैं, तो ये तो हम नहीं करने जा रहे हैं। हमने कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे पाकिस्तान का कोई नुकसान हो जाए। हम ये सब कुछ बड़ी कैलकुलेटेड रिस्क मिटिगेटेड वे में कर रहे हैं, और हम कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। जो चीज़ें दुनिया में ऑलरेडी चल रही हैं जिससे बाकी इकोनॉमीज को फ़ायदा हो रहा है, वो पाकिस्तान में क्यों ना आई जाए। राइट। अच्छा, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम करेंगे एक्चुअली ये कि माइनर्स आएंगे, माइनिंग करेंगे, और फिर वो बिटकॉइन बना के पाकिस्तान के रिजर्व में देंगे, हम उनको बिजली प्रोवाइड करेंगे जो अभी एलोकेट की गई 2000 मेगावाट, ऐसा ही है? जी। राइट।
और ऑब्वियसली फिर उनका जो भी माइनर्स आएंगे उनको भी कोई बेनिफिट इसमें मिलेगा। लेकिन मुझे बताइएगा कि बिजली के हवाले से भी डिबेट चल रही है कि यहाँ पे इंडस्ट्री को 14-15 सेंट पे बिजली मिलती है, और आपने कहा है कि अगर फीजिबल हमने माइनिंग करनी है यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग, तो उसके लिए आपको 4 या 5 सेंट पे, बल्कि मैंने सुना है कि कहते हैं कि 3 सेंट से ज्यादा पे तो वो ऑर्डर्स देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे होते। तो ये अगर हम करेंगे तो 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो हुकूमत सब्सिडी दे, उस पर आज भी एक खबर आई थी कि IMF ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया है कि हमसे आप बात करें पहले इस पे, और अगर हुकूमत सब्सिडी नहीं देती तो फिर क्रॉस सब्सिडी करनी पड़ेगी आके, यानी कि बोझ किसी और इंडस्ट्री पे आएगा या फिर कंज्यूमर उन पर आएगा। तो इसको कैसे डील करेंगे हम? देखिए, हमने तो अभी कोई प्राइसेस नहीं दी, ये सब स्पेकुलेशन है। हमने तो अभी एक अपना इंटेंट शो करवाया एंड वी विल डू दिस केस बाय केस बेसिस, कि हमने ये इस पार्टनरशिप को किस तरह लेके चलना है, और ये पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच से होगा कि इसमें बेनिफिट पाकिस्तान का होगा। राइट। और आपने ये भी कहा, मैं दोबारा उस पर आना चाहूंगा क्योंकि मेरे कुछ लोगों से बात हुई, उनके ये कंसर्न थे कि यार इससे हवाला हुंडी दोबारा होगी, क्योंकि अभी अगर आप जाएं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान $10,000 से बाहर ज़्यादा नहीं भेजने देता। मतलब एज एन इंडिविजुअल मैं US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं कहीं ऑल कमोडिटीज़ नहीं ले सकता, इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है तो क्या एक तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो ऑफिशियल है वो भी क्या ज़्यादा हो जाएगा कि लोग बिटकॉइंस ले रहे होंगे, पैसा बाहर जा रहा होगा, और दूसरा फिर ये भी कंसर्न है कि अगर आपका दुबई में वॉलेट है, आपने वहाँ से हवाला हुंडी के जरिए पैसे भेजे और बिटकॉइन ले लिए, पैसा आपका बाहर ही रहेगा। इन दोनों चीज़ों के हवाले से ज़रा बताइएगा कि कैसे इसको हम रेगुलेट करेंगे। देखें, पाकिस्तान में क्रिप्टो की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, ये सब लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर हम तो उस सब को सर के अंदर लेके आना चाहते हैं। ये सब अजम्पशंस हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम ये जैसी रेगुलेटरी रिजीम लेके आएंगे, हम लाइसेंसेस देंगे एक्सचेंजेस को, वो हमारे लिए रेवेन्यू होगा, और ये सब कुछ ऑफिशियली आ जाएगा। ये सब कुछ जो लोग अभी अनऑफिशियली कर रहे हैं, हम उस सभी को तो रेगुलेट करना चाह रहे हैं। राइट। ये इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं SECP रजिस्टर्ड, और ब्रोकर्स के पास जो क्लाइंट होते हैं उनकी पूरी KYC होती है, तो पता चलता है कि पैसे कहाँ, किसने कितने पैसे डाले, कहाँ इन्वेस्ट किए, ये सारा प्रोसेस जो है ये मुकम्मल किया जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम जिस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं वो FATF कंप्लाइंट है। हम प्रायोरिटाइज करेंगे KYC, AML सेफ गार्ड्स, हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आएंगे, रेगुलेशन लेके आएंगे जो कि खाली एक चीज़ को स्ट्रक्चर नहीं कर देगी, बट वो इनोवेशन को भी पुश करेगी, वो हमारी यूथ को भी अपस्किल करेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारी यूथ के लिए AI एक बहुत बड़ा थ्रेट है अगर हमने उसको अपस्किल ना किया। और ब्लॉकचेन में तो बहुत अच्छी सैलरीज हैं, और जब हम ये डायरेक्शन दे देंगे ना, जब हम इस कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदल कर देंगे, तो हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होंगी, फंडिंग आएगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा है। तो वो इंडिया जाता है, वो UAE जाता है, वो पाकिस्तान क्यों ना है? पाकिस्तान के वही फ्रीलांसर उन्हीं टीम्स के लिए यहाँ से बैठ के काम कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से बैठ के फाउंडर्स बन जाएं, यहाँ से बैठ के हम अपनी प्रॉब्लम्स को प्रोटोकॉल्स में कन्वर्ट करें। यहाँ से बैठ के क्यों नहीं जी $multi-billion कंपनीज बन सकती? ये वही फ्रीलांसर्स हैं जो दुनिया की 3rd बिगेस्ट फ्रीलांसर मार्केट है, जो पाकिस्तान से बैठ के एज बैक ऑफिस स्टाफ काम कर रहा है। हम जब रेगुलेशन लेके आएंगे, हर चीज़ लीगल हो जाएगी, तो ये ऑफिशियली फंडिंग इकट्ठी करके यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बच सकती हैं। सही। बट देन अगेन आई विल कम टू द कॉस्ट पार्ट, क्योंकि अगर बिजली हमारे यहाँ महंगी है, और हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रीज जितनी भी हो, टेक्सटाइल वगैरह हो, वो इस पर शिकायत करती रहती हैं, और अब तो IMF की बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं कि हम एनॉमलीज को ख़त्म करें, यानी कि हर इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ रेट नहीं होना चाहिए। तो फीजिबल कितने पे होगी? तभी ये माइनिंग कंपनीज आएंगी ना पाकिस्तान में। देखिए, हम तो वो बिजली देख रहे हैं अभी जो एक्सेस है, और हमें उस पर कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं, जो कि अभी एज is a liability to the country. उसको we want to convert that into an asset. लाल साहब, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब। आपने देखा होगा कि नेशनल असेंबली की जो कायम कमेटी है, वहाँ पे भी इस मामले पे बहस हो रही थी, और वहाँ पे जो सोहेल जावेद साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने एक तो ये बताया कि हमने क्रिप्टो करेंसीज पे पाबंदी लगाई हुई थी उसकी खरीदो फरोख्त पे। फिर उन्होंने मिसाल दी जिसका आपने भी कहा, सेल्वाडोर एक वाहिद कंट्री है जिसमें वो कह रहे हैं कि क्रिप्ट लीगलाइज्ड है, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी इस पर रिव्यू कर रहे हैं कि क्या इसको ऐसे रहना चाहिए या फिर रिकंसिडर करें हम इस फैसले को। इज दैट ट्रू? देखिए जी, कल स्टेट बैंक की तरफ से एक सर्कुलर आ गया था जिसमें उन्होंने कहा है इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड या इलीगल। वो वर्चुअल एसेट्स एक हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख रहे हैं, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बट आप उनकी लेटेस्ट
सर्कुलर देख लें जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये कहीं पे भी इलीगल नहीं है। सही, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेल्वाडोर के अलावा कोई और मुल्क हैं जहाँ ये लीगलाइज्ड है, और गवर्नमेंट सतह पे जैसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की जब हम बात कर रहे हैं, जो आपने उस दिन वेगस में भी कहा, कितने और मुल्क हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हों? जी, यूएसए तो देखें, सबसे पहले तो यूएसए वो कहते हैं हमने क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया, आते साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये ऑर्डर साइन किया है। तो आई थिंक ओवर 55 कंट्रीज हैं जिनकी रेगुलेटरी रिजीम बन गई है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिटकॉइन को लीगल कर दें, हम कह रहे हैं कि एक फैटफ कंप्लाइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले आएं, क्योंकि आपकी स्टॉक मार्केट पे आई थिंक 3 से 4 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं, बट पाकिस्तान के क्रिप्टो यूजर कोई 30 से 40 मिलियन है। तो ये हो रहा है, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, क्योंकि यूथ इसमें एंगेज्ड है। तो आप एक फ्रेमवर्क ले आए जिसमें चीज़ें मुल्क के लिए बेहतर है कि वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। और आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी करेंसी भी लॉन्च करना चाहता है, EPKR के नाम का कॉइन लॉन्च करना चाहता है। ज़रा इस हवाले से बताइएगा, और इसके सक्सेस, इसकी वैल्यूएशन, उसके कामयाब होने के क्या चांसेस हैं? देखिए जी, ये स्टेबल कॉइन है कि तो ये डिजिटल PKR होगा, ये बैक्ड होगा 1 बाय 1 स्टेट बैंक में। और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है जो नेशनल डेट है उसको कोलैटरलाइज करने के लिए, क्योंकि जो भी आगे इसको लॉन्च करना चाहेगा वो स्टेट बैंक में पैसे रखवाएगा, और ये ऑलरेडी दुनिया के बाकी ममालिक में हो रहा है, और इनको स्टेबल कॉइन्स कहते हैं। तो इस सब पे हम एक एजुकेशन की मुहिम भी शुरू करेंगे कि ये है क्या। राइट। और ज़रा बताइएगा कि इंडिया के हवाले से भी उन्होंने 2017 में ये कहा था कि वो EINR जो है वो लॉन्च करेंगे, फिर 2022 में लॉन्च भी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या सक्सेस है, लेकिन अब जब पाकिस्तान इस पे कर रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में भी मीडिया काफ़ी इसको कवरेज दे रहा है, और इंडियन मीडिया तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ये अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ डिप्लोमेसी की वजह से भी कर रहा है। तो बताइए, क्या इंडिया भी इसको फॉलो कर रहा है पाकिस्तान को इस चीज़ पर? जी, आई थिंक कि मैंने पढ़ा है कि वो भी अब अपने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए मिड जून में कुछ प्रपोज करने लगे हैं। ऑफ कोर्स उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान यूजुअली देखा नहीं जाता कि जी हम कोई वर्ल्ड लीडर्स हैं या ग्लोबल साउथ में से, साउथ एशिया में से हम कोई चीज़ को लीड कर रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो में इसी तरह लग रहा है कि हम बड़ी जल्दी से एक बड़े रिस्क मिटिगेटेड वे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। ऑफ कोर्स हम सबके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। पाकिस्तान इज़ ओपन, हम चाहते हैं कि बाहर की कंपनीज आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, लोग पाकिस्तान आएंगे, बाकी ममालिक पाकिस्तान के साथ MOUs करके नॉलेज बिल्डिंग पे, स्टेबल कॉइन रेमिटेंसेस पे काम करना चाहेंगे। तो बिल्कुल ये डिप्लोमेसी है पाकिस्तान के लिए। राइट। और मैं लास्ट वीक जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कंसर्न्स रेज किए थे जो फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया की, और कहा था कि दे हैव फेल्ड टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज। उन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं करेंगे, प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो फिर इसको मिसयूज होगा। और फिर उन्होंने ये इस्तेमाल किया था, द कोर्ट फर्दर एम्फेसाइज, ये मैं पढ़ रहा हूँ, द कोर्ट फर्दर एम्फेसाइज दैट अनचेक्ड बिटकॉइन ट्रेड अमाउंटेड टू नथिंग बट अ मोर पॉलिश फॉर्म ऑफ हवाला। बट ये बात कर रहे हैं कि अगर अनचेक्ड बिटकॉइन ट्रेड हो, आप कह रहे हैं कि हम इसको चेक्ड और रेगुलेट करेंगे ताकि इस तरह के कंसर्न्स ना रेज हो। बिल्कुल जी, ये जैसे ही हमारी डेवलपमेंट हुई है तो इंडिया में भी उन्होंने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी इसको रेगुलेट कर रहे हैं, और अब वो टैक्सेशन भी अपनी कम करने लगे हैं। अगेन, ये अगर हम जूम आउट करके देखें तो पूरे यूरोप में, अ, पूरी दुनिया में इस वक्त डिजिटल एसेट्स फ्रेमवर्क पे बात हो रही है। पहले मैंने एक सवाल किया था कि इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ क्या इसका डिप्लोमेटिकली भी हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस कॉन्फ्रेंस में आप खिताब कर रहे थे वहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दोनों साहबजादे भी मौजूद थे, वहाँ पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर पाकिस्तान का इसमें किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है और डिप्लोमेसी के लिए हम इसको इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तो वाई नॉट। लेकिन आपको लग रहा है कि इसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली? देखें, हम हर मुल्क के साथ अपने रिलेशनशिप्स अच्छा करना चाहते हैं, और अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ला के अपनी यूथ को अपस्किल कर सकते हैं, जो कि थर्ड लार्जेस्ट यूथ ऑफ द फ्रीलांसर मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है, और वो हम बाकी मुल्कों को आउटसोर्स करने के लिए दे सकते हैं कि उनके इकोसिस्टम को बिल्ड करें। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, हमारी ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है। सही। और मैं फिर कह दूँ कि जब USA कोई पॉलिसी डिज़ाइन करना शुरू कर देता है, वो बड़ा क्लियर मैसेज होता है कि ये खाली टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक नेशनल स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और अगर ये लोग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कोई रीज़न तो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल बिन साकिब साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
5 जून को 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस समाअत को लेकर ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आ रही। कल हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर अदलिया और निज़ाम इंसाफ से ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बानी पीटीआई को किसी किस्म का इंसाफ मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत भी यही कह रही है कि बानी पीटीआई को मजीद 2-3 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे। कल सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिलहाल बाहर आना मुश्किल है क्योंकि उनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं, इसलिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे अगले 2 से 3 साल बाहर आते नजर नहीं आ रहे। यानी हुकूमत इस उम्मीद का इजहार कर रही है कि बानी पीटीआई जल्द रिहा नहीं होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन खदशात का इजहार कर रही है कि बानी पीटीआई की जल्द रिहाई का इम्कान नहीं है और इस मामले को लेकर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तलखियों में भी इजाफा हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। कल जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने यह ऐलान किया था कि इमरान खान का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है, इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं है। हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से, जेल से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है, लेकिन इस एहतजाजी तहरीक के बाकायदा आगाज से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए अब्दुल लतीफ को 11 दीगर कारकुनान के साथ 9 मई के केस में 15 साल कैद तक की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उन पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। जबकि 3 दिन बाद यानी 4 जून को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत करेगा। अहम बात यह कि उमर अयूब के खिलाफ ये रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अरसाल किया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने फौरी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन उमर अयूब के खिलाफ इस रेफरेंस पर समाअत करेगा। और अहम बात यह कि बल्ले का निशान लेने और रिजर्व सीट्स के फैसले पर अमल दरामद ना करने जैसे मुतनाज़ा फैसले देने और 2024 के मुतनाज़ा इलेक्शन करवाने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपनी मुद्दत मुलाजमत 4 माह कबल खत्म होने के बावजूद अपने ओहदे पर बरकरार हैं। और सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने उनको उस ओहदे पर बरकरार रखने के लिए 26वीं तरमीम में यह रास्ता निकाला था कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री तक वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यानी हुकूमत तो उनको अपने ओहदे से हटाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब हुकूमती रहनुमा साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला दिया था, उनके हवाले से यह एतराफ़ करी है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में फैसले किए थे। कल एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि खान साहब अपने मुखालिफ को अपनी मुखालफत में तगड़ा कर देते हैं। काजी फाइज ईसा को भी इस इंतहा पे पहुंचा दिया गया कि जो फिर उनसे बानी पीटीआई की मुखालफत में हो सकता था, उन्होंने वो किया। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जून को 190 मिलियन पाउंड की समाअत होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा पुरुमीद नहीं है कि इमरान खान या बुशरा बीबी को इस समाअत के दौरान रिहाई मिल सकेगी। और आपने भी कल एक इंटरव्यू में ये कहा कि मजीद 2-3 साल आप इमरान खान को जेल में ही देख रहे हैं। ये आपने किसी उम्मीद का इजहार किया है या आपकी इतला और खबर है कि इमरान खान साहब अगले 2-3 साल जेल में ही रहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें उम्मीद, इतला, खबर जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक असेसमेंट की बुनियाद पे होती हैं। और इस वक्त जो ये सारे मामलात हैं, इनको अगर आप इज्तिमाई तौर पे देखें तो पीटीआई जिस रास्ते पे चलती रही है पिछले 2-3 साल से, और जिस रास्ते पे अभी भी गामजन है, और उसे कतई एहसास नहीं है कि उसकी एक अपनी जो है वो पॉलिटिकल पोजीशन, स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटी क्या है, सलाहियत क्या है, तो फिर उसके बाद ये अंदाज़ा करना कि अगला साल या 2 साल उनके कैसे गुजरेंगे, कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। सही है, तो अपना अंदाज बदलना पड़ेगा अगर वो किसी किस्म का भी रिलीफ या रिहाई चाहते हैं तो। नहीं, देखें, मैंने पिछले साल जब इन्होंने 24 नवंबर की डेट दी थी तो मैंने उससे पहले कहा था कि ये ना इनकी कोई तैयारी है, ना इनमें इतनी सलाहियत है,
और ये कॉल इन्होंने वैसे ही बस जो है वो बग़ैर किसी जो है वो मंतक के, बग़ैर किसी जो है वो तैयारी के जो है वो दे दी है। इसमें इनकी नाकामी होगी और उस नाकामी के बाद ही 1 साल नहीं उठ सकेंगे। तो उस 1 साल के ऊपर अब 10 मई हो गया है, तो अब 10 मई के बाद तो वैसे ही 2 साल इनके जो है वो गुज़रने चाहिए या गुज़र जाएंगे, तो इन्होंने फिर कॉल दे दी है। तो ये खामखा अपने लिए जो है वो मुश्किलात और अपने लिए या अपने कारकुनों के लिए जो है वो मुसीबत या मुश्किलात पैदा करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये कॉल देंगे तो कुछ ना कुछ लोग, खा उनकी कोई इतनी जो है वो पोजीशन और हैसियत नहीं होगी, लेकिन वो लोग जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कानून को हाथ में लेने या मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे और उसमें वो धर लिए जाएंगे फिर। तो यानी तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है, अपनी सियासत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी का खमियाजा इस वक्त वो भुगत रहे हैं। क्योंकि कल हमारे प्रोग्राम में भी कहा सलमान अकबर राजा साहब ने, मेरिट पे ये केसेस सुने जाते तो शायद मामला और होता है, लेकिन निज़ाम इंसाफ का जो हाल हो गया 26वीं तरमीम के बाद, उसके बाद हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है इससे। नहीं, वो इंसाफ यानी निज़ाम इंसाफ का हाल जो है वो इतना क्यों उसके ऊपर ज़ोर देते हैं? जब 4 साल उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त निज़ाम इंसाफ का क्या हाल था? जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त यहाँ पे निज़ाम इंसाफ का क्या हाल था? जब अपना खोसा साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस थे उस वक्त निज़ाम इंसाफ का क्या हाल था? तो मामला ये है कि इन चीज़ों में जाने की बजाय सियासत ने तो सियासी अंदाज से आगे चलना है ना। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को वापस आने के लिए फिर उन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़ा था जो भुट्टो को जो है वो फांसी लगवाने के लिए जो तहरीक चलाते रहे थे। हमें भी जो है वो 99 के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ा था, जिसने 12 अक्टूबर 99 को जो है वो मिठाइयाँ तकसीम की थी। हाँ, लेकिन राना साहब तो मामला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे साकिब निसार के दौर में या आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में सियासी बुनियादों पे फैसले होते थे, सज़ा और जज़ा का फैसला होता था, वैसा ही मामला इस वक्त भी है। मतलब मेरिट ऑफ द केस और अदालतें ये मैटर नहीं करती ना। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये कोई जिस तरह से कोई बात की जाती है कि पता नहीं जी अब जो है वो क्या हो गया, 24 में क्या हो गया। भाई 18 में भी तो इलेक्शन हुए थे ना। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जैसा है वैसा ही है और बाकी मामलात भी जैसे हैं वैसे ही हैं। और अगर ये फ़र्ज़ करें कि अगर वो ये कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, इनमें जो है वो रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इनको दुरुस्त होना चाहिए, तो ये दुरुस्त किसने करने हैं? ये सियासी जमातों ने करने हैं, सियासी लीडरशिप ने करने हैं। और कैसे करने हैं? टेबल पे बैठ के करने हैं या अपने अपने घर बैठ के करने हैं? तो कौन है जो टेबल पे बैठने से इनकारी है? नहीं, अब ये बताएं कि टेबल पे बैठने की बात दोबारा हुई है, क्या हुकूमत इंटरेस्टेड है? क्योंकि आपने जैसे खुद कहा पहले एक 9 मई था और अब जब 10 मई हो गया है, तो आपके मुताबिक हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, तहरीक इंसाफ और कमज़ोर हो गई है। तो अब आप भी क्या इस सूरत हाल में बैठना चाहेंगे? पीटीआई के साथ कोई मामला तय करने चाहेंगे? नहीं, देखें शहजाद, मैं किसी और के बिहाफ पे तो बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। आजकल तो सर आप एक ही है, किसी और क्या कह रहे हैं सर? आप और एक दो जिस्म एक जान है। चले जैसे भी है, फिर भी अपनी अपनी नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि वज़ीर आज़म ने ये मेरा ख़्याल है 9 या 8 मई की बात है, इसको महीना भी नहीं हुआ अभी, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है वो अपोजिशन को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की बात नहीं है कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में की और मैं वो ख़बर दे रहा हूँ। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि आएँ, बैठें, हमारे साथ बात करें, हम हर किस्म के मामले के ऊपर, हर मामले के ऊपर आपके साथ बैठ के मामलात को जो है वो हल करने को तैयार है। बल्कि उन्होंने रास्ता भी इनको दिखाया कि जी मैं ये नहीं कि मैं आपको दावत दूंगा या आप मेरे पास आएंगे, आप स्पीकर साहब के पास रोज़ जाते हैं, उनके ऑफिस में बैठते हैं, तो आप मुझे इतला दीजिए तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा और मैं वहाँ पे आके आपके साथ जो है वो बात करने को तैयार हूँ। तो वज़ीर आज़म जो है मियाँ शहबाज शरीफ, वो बिल्कुल बिलीव करते हैं डायलॉग में, बात करने में, बैठने में, मामलात को सुलझाने में। आज उन्होंने
जो है वो कोयटा में जो उन्होंने स्पीच की है वहाँ जिरगे में, तो वहाँ पे भी आज उन्होंने उन लोगों को भी कहा है जो यानी दहशत गर्दी में आज भी मुलव्वस है, उनसे कहा है कि भाई आए बैठ के अगर कोई मामला है, अगर कोई शिकायत है तो हम आपके साथ बैठ के उसको हल करने को तैयार हैं। तो पेशकश की है, लेकिन आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त मूड में है इमरान खान के साथ बैठने के लिए? क्योंकि दो नुक्ता नजर मैं आपको बताता हूँ। एक ये कि अब उनका इमेज बेहतर हो रहा है, वो ज्यादा उनको गुडविल मिली है जंग जीतने के बाद, तो शायद वो बात ही ना करना चाहे कि जैसे मामला चल रहा है वैसे ही चले। एक सोच ये है कि अगर वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं तो शायद इमरान खान के साथ बैठे ऑन द टेबल और बेहतर नेगोशिएट करें। क्या इस वक्त क्या स्टेटस है आपके ख्याल में? नहीं, आप एक तरफ तो आप मुझे अभी ये कह रहे थे कि जी आप एक ही हैं, तो क्या ख्याल है कि जब वज़ीर आज़म ने ये बात की कि मैं आपके साथ बैठने को बात करने को तैयार आएँ आप स्पीकर चैम्बर में आ जाएं, तो वहाँ पे हम बैठ के जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। सही। तो क्या वो वज़ीर आज़म ने जो है वो बिल्कुल ख़ुद से ही बात कर दी है। उस बात में यकीनन जो है वो कंसल्टेशन जो है वो होगी, और अगर वज़ीर आज़म ने ये बात की है जो कि की है, आपने भी सुनी है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, तो अगर उन्होंने बात की है तो बिल्कुल वो उस बात के ऊपर कायम हो। सही। और एहतजाज अगर आप तहरीक इंसाफ कह रही कि हम करेंगे, दोबारा मुल्क गिर करेंगे, तो उससे आपकी हुकूमत कोई ख़तरा महसूस नहीं कर रही? नहीं, उससे तो मैं तो इनके लिए ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। देखिए ना, ये सारे जो अपना लोग हैं ये कोई दुश्मन मुल्क के लोग तो नहीं है ना, पाकिस्तानी हैं, तो मैं तो इनके लिए ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। इनके लिए मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये खामखा जो है वो अपने आप को जो है वो मुश्किल में, मुसीबत में जो है वो डालेंगे, और उस एहतजाज का जो ये करने जा रहे हैं उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उससे कुछ इनको हासिल नहीं होगा। वो ऐसा ही एहतजाज होगा जैसा एक दफ़ा आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कश्मीर के ऊपर एक एहतजाजी तहरीक शुरू की थी पूरे मुल्क में, और कहा था कि जुमे के बाद हम हर जगह पे, हर तहसील, ज़िला, कस्बा, गांव पे जो है वो हम इतने मिनट के लिए जो है वो बाहर आके खड़े होके एहतजाज किया करेंगे। तो उस एहतजाज का जो हाल हुआ था वैसे ही हाल इस एहतजाज का होगा। सही। अच्छा राना साहब, एक तो चले बात आगे ना बढ़े, वो एक मामला समझ आता है कि दोनों तरफ एक डेडलॉक है, लेकिन माहौल ख़राब मजीद करने में इस वक्त क्या हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है? क्योंकि एक तरफ तो देखें जो ATC के फैसले आए हैं उसमें MNA समेत 11 लोगों को सज़ा हुई है। अब आप कहेंगे देखें ये तो अदालती फैसले, लेकिन आपने खुद कहा है कि तर्ज सियासत जो है उस वजह से PTI मुश्किल में है। दूसरा ये, उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, एक दरख्वास्त आती है स्पीकर को, फौरी तौर पर स्पीकर जो है रेफरेंस भेज देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और 4 तारीख को उनकी समाअत भी जो है वो मुकर्रर कर दी जाती है। तो गालिबन इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि शायद उनको भी डीसीट किया जाए, और कई जो लोग कन्विक्ट होंगे MNAs MPs उनको भी डीसीट किया जाएगा, ऑब्वियसली वो भी नाअहल हो जाएंगे। तो क्या अब इस तरफ जारी है तरीके आपकी हुकूमत के तरीके इंसाफ की सीटें कम करें? नहीं, देखें अब 9 मई के जो केसेस हैं वो अब और कितनी डिले उनमें होनी है। अब यानी सुप्रीम कोर्ट में वो जो डिले हो रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें पेंडिंग थी उस वजह से हो रही थी, वो सारी अब जो है वो उनके ऊपर डिसीजन हो गए हैं। तो अब जो केस अदालतों में चलेंगे तो अदालतें फ़ैसला तो करेंगी। रही बात ये कि 9 मई के ऊपर अगर इनको कहा गया कि भाई आप इसके ऊपर जो है वो ख़ुद को जो है वो नदामत महसूस करें या माफ़ी आप मांगें, तो इन्होंने कहा कि जी माफ़ी तो आपने मांगनी, ये तो किया ही आपने खुद है, ये तो खुद ही आपने अपने घर को आग लगा ली है। तो मामला ये कि ये सारे रवैये जब इसी तरह से रहेंगे तो उसके बाद फिर अदालतों में केसेस तो चलेंगे। और क्या 9 मई नहीं हुआ? 9 मई को जो कुछ हुआ वो किसने किया है? इन्हीं लोगों ने किया है। सब की वीडियोस मौजूद हैं, सब की एविडेंस मौजूद है, तो उसके मुताबिक आप अदालतों से फैसले तो होने हैं ना। और उमर अयूब साहब का क्या मामला है? उनके खिलाफ क्यों घेरा तंग किया जा रहा है? उमर अयूब साहब, देखें उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ जो इनके मुकाबले में थे गालिबन बाबर नवाज़ साहब जी, उन्होंने उसी वक्त जो है वो दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को कि इनको जो है वो धांधली से जिताया गया है और इनकी गिनती जो है वो हल्के की ठीक नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर जब कार्रवाई शुरू की
तो उमर अयूब साहब चले गए हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट से जाके स्टे हो गया। सर हाई कोर्ट से स्टे इसलिए हुआ था, कितनी देर जारी रह सकता इसलिए था? हुआ था स्टे क्योंकि जो उन्होंने दरख्वास्त डाली थी बाबर अवाज साहब ने, वो 3 हफ्ते बाद डाली थी डेडलाइन खत्म होने के, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया था। तो देखें, मामला ये है कि अगर दरख्वास्त जो है वो 3 हफ्ते की बजाय जो है वो 3 हफ्ते 1 दिन बाद दायर हुई, तो क्या इस बात के ऊपर अदालतें जो है वो रिलीफ देती नहीं है, इस बात की को कंडोन करती नहीं है? लेकिन बहरहाल इन्होंने दरख्वास्त दी और उसके ऊपर स्टे हो गया। अब स्टे जो है वो 6 महीने, साल, 1.5 साल चल गया है। तो अब उसके बाद जब स्टे फारग हुआ है तो अब इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, उसके बाद दोबारा अदालत में आ जाएँ। अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला पसंद ना आया तो उसके बाद दोबारा भी वो अदालत में जो है वो आ सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या होगा, इस पे तो बड़ी कियासराइयाँ पहले भी उतर रही हैं। बल्ले के निशान लेते हुए उनकी क्या पोजीशन थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे क्या थी, रिजर्व सीट्स का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तब भी इलेक्शन कमीशन ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो इस इलेक्शन कमीशन जिसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, आपने उनको बदला नहीं है, वहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन होगी फिर? नहीं, देखें, मामला ये है कि अब इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो अदालतों में जब केसेस चलते हैं तो एक्सपेक्टेशन तो लोगों की होती हैं। वो एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी भी हो जाती हैं, वो पूरी नहीं भी होती। और अदालतों के मतलब जो है वो लोग अपने अंदाज़े, अपने कायफे जो है वो कहते रहते हैं। वो कौन था जिसने इलेक्शन के बाद फ़ौरन कहा था कि बस जी नवंबर आने दें, नवंबर में फिर ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा और हमारी बात भी हो गई है, हमारे साथ तय हो गया है? तो ये चीज़ें तो ये पाकिस्तान की सियासत का या पाकिस्तान की जुडिशरी का हिस्सा है। यहाँ पे चीफ जस्टिस साहबान जो है वो उनकी ऑडियो जो है वो सामने ही है। क्या कह रहे थे, वो क्या कर रहे थे? यानी वो जो आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकि जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के मतलब जो आपने ऑडियो सुनी होगी, तो क्या फरमा रहे थे वो? तो ये चीज़ें जो हैं वो अब अगर इस माहौल में हैं तो फिर उनसे मतलब जो है वो क्या कहा जा सकता है? अगर आप साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो की बात करें तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें बाद में सामने आई थी कि वो शायद मुख्तलिफ जुमलों को जोड़ के बनाई गई थी, तो उस पर तो अभी तक कोई कानूनी उस पर तो पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आया। लेकिन कल आपने एक और चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से बात की, नईम अशरफ भट्ट साहब को जो आपने इंटरव्यू दिया, उसमें आपने कहा कि काजी फाइज ईसा को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इंतहा पे पहुंचा दिया था कि जो उनसे बाद में बानी पीटीआई के खिलाफ हुआ वो उन्होंने किया। क्या किया काजी फाइज इमरान खान के खिलाफ? देखें, काजी फैज़ ईसा के साथ जो सलूक इन्होंने किया, जिस तरह से उसकी फैमिली को उन्होंने रुलाया, जिस तरह से उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निकाल बाहर करने के लिए उसके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर किया, जिस तरह से इनके गाली गलोच ब्रिगेड ने जो है वो उनकी जो है वो ख़िलाफ़ जिस किस्म की जहर अफशानी की, तो उसके बाद क्या कोई काजी फैज़ ईसा कोई कंप्यूटर तो नहीं थे ना, वो भी आखिर इंसान थे। तो क्या इंसान के ऊपर जो है वो इन चीज़ों का असर नहीं होता? अगर कोई आपके ख़िलाफ़, आपकी फैमिली के खिलाफ या मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई इस किस्म की जो है वो मुहिम जुई करेगा तो क्या उसके ख़िलाफ़ उससे मुतल्लक मेरा कोई रद्द-ए-अमल उसके ऊपर नहीं होगा? तो ये पीटीआई का ख़ासा है कि कोई बात इनकी बात जो है वो किसी से जो है वो थोड़ी सी चले सही, उसके बाद ये खुद ही जो है वो उसको इंतहा पे पहुँचा देते हैं। तो ये इन्होंने काजी फैज़ ईसा के साथ जो है वो जो किया, मैं समझता हूँ कि एक इंसान होने के नाते उनके ऊपर असरात होंगे, ज़रूर होंगे। और इन्हीं असरात के नतीजे में आपके ख्याल में बल्ला लेने वाली जजमेंट भी सामने आई और फिर रिजर्व सीट के हवाले से मौक़िफ़ भी आया काजी फैज़ ईसा का सामने? नहीं, इसके ऊपर तो उनका मौक़िफ़ है कि ये मौक़िफ़ रहा है काजी फैज़ ईसा का, और ये काफ़ी हद तक एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते मैं ये बात उनके फ़ैसलों के हवाले से जो है वो ये ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि उन्होंने यानी बाज़ फ़ैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आके कानून कुछ और कहता है, सियासी बुनियादों पे होते रहे, लेकिन उन्होंने फ़ैसले जो है वो कानून के मुताबिक किए। उन्होंने इसमें जो है वो सियासी तौर पे अवामी सतह पे क्या जो है वो प्रेडिक्शन हो रही है और क्या चाहा जा रहा है, इस बुनियाद के ऊपर नहीं गए। नहीं, तो फिर आप जब कहते हैं कि उन्होंने गुस्सा निकाला, वहाँ पे भी तो गुस्सा कहाँ पे निकाला फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ?
देखिए, मामला ये है कि उन्होंने अपने तौर पे जब भी उन्होंने अपने फ़ैसले जो किए हैं, तो उन्होंने कानून को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फ़ैसले किए हैं। हो सकता है अगर उनके साथ ये हशर इन्होंने ना किया होता, तो वो कहते हैं ना कि जो अदल है, दैट शुड बी टेम्पर्ड विद मर्सी, यानी अदालत जो है वो रिलीफ जब देती है जी। तो वो फिर बाज़ औक़ात जो है वो मर्सी के तकाज़ों पे होता है। तो वो रिलीफ जो है वो तो फिर उसी वक्त देता है ना जब किसी को कोई थोड़ा बहुत जो है वो किसी के ऊपर जो है वो कोई तो राणा साहब, लेकिन देखिए, आपने कहा कि अगर आपके हवाले से ये हो या अच्छा र्यूमर हो, आपके हवाले से इस तरह का तर्ज अमल हो या मेरे हवाले से हो, तो हम उसका गुस्से का इजहार करेंगे, हम कोई कंप्यूटर नहीं है। लेकिन जो शख्स चीफ जस्टिस के ओहदे उस मनसब पर हो, उनको तो इन चीजों को बालातर करके फैसला करना चाहिए ना। जी बिल्कुल, 100% बालातर हो के फ़ैसला करना चाहिए, और उनका भी यही मौक़िफ़ था, और हमें बादियों नज़र में ये कहना चाहिए कि उन्होंने इन चीज़ों से बालातर हो के फ़ैसले किए हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तारीख़ में, जुडिशरी की तारीख़ में ऐसे मामलात भी हैं कि बाज़ लोग इससे बालातर नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।